अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। सो गाइस, इससे पहले हमने सवाल नंबर 10 तक हमारे जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्ट 3। इसके अंदर इंशाल्लाह हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट कर लेंगे। सवाल नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब इट। ओके, तो हम देखते हैं हमारा सवाल नंबर 11 आज का। इसमें दिया है कि मंदरजा झैल अशआर में से किसी एक शेर की तशरीह मैं हवाले के कीजिए ना। आपको मालूम है शेर की तशरीह क्या होती है। ये आपको पेपर अच्छे से समझना है, क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम में आता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है ना। तो जो फॉर्मेट है हम इसको अच्छे से समझना है। तो इसमें दिया गया है अशआर की तशरीह करना है हवाला देकर। शेर की तशरीह करना है हमको हवाला देकर। तो ये जो है फर्स्ट वाला, मुझे तू देख के जोश व खरोश सौदा का इसी ही फ़िक्र में लैलो नहार गुजरे हैं। तो ये जो हमारा सौदा वाला जो चैप्टर था हमने इसकी तशरीह करी है, क्योंकि 10th क्लास के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो मैंने पूरे अपलोड कर दिए हैं। तो गज़ल थी जो सौदा की, बाहर बेसो पर जामो यार गुजरे हैं, ये उसके शेर दिए गए हैं, ये उसमें से दिए गए हैं। तो आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से अच्छे से इसको देख के और समझ लीजिएगा, तो आपके लिए इजी रहेगा। और जो सेकंड है इसी तरह थर्ड, इन तीनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसमें से अच्छे से समझ लीजिएगा और उसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सवाल नंबर 12, जो कि है फ़ेल की तारीफ़ मैं मिसाल के लिखिए। कहा गया है कि फ़ेल की तारीफ़ आपको बतानी है कि फ़ेल क्या होता है, या आपको ये लिखना है दर्ज अल्फाज से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद। जो आपको इजी लगे एग्ज़ाम में आप वो कर लीजिएगा। लेकिन अभी अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं तो फ़ेल की तारीफ़ भी बहुत इजी है और ये जो वाहिद जमा दिए गए हैं ये भी बहुत इजी है। तो फ़ेल की तारीफ़ ये रही। फ़ेल की तारीफ़, फ़ेल क्या है? फ़ेल वो कलमा जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी मौजूद हो। मतलब फ़ेल क्या होता है? जिससे हमें किसी भी काम का करना पता चल रहा है कि कोई इंसान है कुछ काम कर रहा है, वो हमारा फ़ेल कहलाता है। जिस तरह वर्ब होती है और हिंदी में क्रिया होती है, इस तरह उर्दू में फ़ेल होता है। और इसमें एक लाइन ये भी दी गई है कि और इसमें ज़माना भी मौजूद हो। तो इससे क्या मतलब है? ज़माने से, ज़माना 3 किस्म का होता है, हाल, माजी और मुस्तकबिल। जो काम चल रहा है वो हाल, जो काम हो चुका है वो ज़माना माजी, और जो काम अब होगा वो मुस्तकबिल। तो सलीम पढ़ता है, ये भी हाल ही में पढ़ रहा है, पढ़ता है मतलब, तो ये हमारा ज़माना हाल हो जाएगा। इस ज़माना ही मौजूद है मतलब ये ज़माना। उसने ख़त लिखा, इसमें उसने ख़त लिखा, तो उसने ख़त लिखा, ख़त लिखा जा चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ख़त था वो लिखा जा चुका। तो ये हमारा कौन सा ज़माना आ गया इसके अंदर? ज़माना माजी। और यहाँ पे कौन सा है? ज़माना हाल। और नेक्स्ट है जहाज़ उड़ेगा, सॉरी जहाज़ उड़ेगा। तो ये कहाँ चला जाएगा? मुस्तकबिल में। ठीक है, तो ज़माना हाल, माजी और ये मुस्तकबिल। तो समझ में आया होगा कि ज़माना हाल, माजी, मुस्तकबिल का कि कैसे हम इसको लिखेंगे एग्ज़ाम में। और इस लाइन का मतलब समझ में आया होगा कि ज़माना भी मौजूद हो, मतलब तीनों ज़माने हों। तो ये हमारी फ़ेल की तारीफ़ हो गई है। अब इसके बाद है दर्ज झैल अल्फाज से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाना है आपको इसके अंदर। ठीक है, तो दिया गया है पहला कतार, तो कतारें, सख्तियाँ जमा है तो इसका वाहिद हो जाएगा सख्ती। गर्दनें जमा है तो गर्दन। गर्मी गर्मियों। अशजार, अशजार जो है ना वो खुद जमा है किसकी? शजर की। तो इसका वाहिद क्या हो जाएगा? शजर। फिर अरवा, सॉरी रूह, रूह की जमा होगी अरवा। और आफात, आफत का वाहिद हो जाएगा आफत। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 है कि तजनीस ताम की तारीफ़ मैं मिसाल के लिखिए। ये सवाल नंबर 13 है और इसमें या और करके कुछ नहीं है, तो ये आपको कंपलसरी करना ही है।
तो तजनीस ताम की तारीफ हम देख लेते हैं। ये रही तजनीस ताम की तारीफ। तजनीस ताम जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो लिखने और बोलने में एक जैसे हों लेकिन उनके मायना जुदा जुदा हों तो उसे सनात तजनीस ताम कहते हैं। जैसे देखो होता है ना कि वर्ड तो एक ही है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है, तो उसको हम तजनीस ताम कहेंगे। जैसे कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब इसमें देखिए हक मैंने अंडरलाइन पहले से करके रखा हुआ है कि ये जो हक है यहाँ पे हक का मतलब अलग है। हक तो ये है मतलब सच्चाई तो ये है कि हक अदा ना हुआ, मतलब हक मतलब यहाँ पे हक किसके लिए यूज़ हो रहा है कि सच्चाई तो ये है कि हमने किसी हक मतलब फ़र्ज़, हमने हमारा फ़र्ज़ अदा ना किया, तो यहाँ पे हक का मतलब यूज़ हुआ सच्चाई के लिए और यहाँ पे हक का मतलब यूज़ हुआ फ़र्ज़ के लिए, हमारे फ़र्ज़ हमारे काम के लिए कि हमने वो हमारा फ़र्ज़ जो था वो हमने अदा नहीं किया। तो एक ही वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है, तो ये हमारी तजनीस ताम की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद है सवाल नंबर, इसके बाद नोट दिया हुआ ये एक, अब देखिएगा ये नोट दिया हुआ है कि मंदरजा ज़िल इक्तिबास को पढ़कर सवाल 14 और सवाल नंबर 15 के जवाब लिखिए। आ रही है समझ में कि क्या कही जा रही है आपसे कही जा रहा है कि ये नोट आपको लिखकर दे दिया गया है कि सवाल नंबर 14 यानी कि ये सवाल और जो 15 दिया गया है ये, इन दो सवालों के आपको जो जवाब देने हैं वो इस पैराग्राफ में से देना है। तो पहले मुझे किसी काम, तो मैं पढ़ देती हूँ आपको पूरा पैराग्राफ, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो दिया गया है कि मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी, देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में, ये जो अंडरलाइन दी गई है शब पे और तारीकी पे, ये पेपर में ही है। तो शब की तारीकी में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था, यकायक, ये यकायक पे भी अंडरलाइन है। मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी, मैं उसकी जानिब बढ़ा, उस खौफनाक पे अंडरलाइन है। तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को पत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शहीदा रह गया। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे सवाल पूछे गए, सवाल नंबर 14 कि दर्ज बाला, अब बाला दिया गया है, इसका मतलब कि दर्ज अगर जेल दिया जाए, कि अगर इसकी जगह ये लिखा होता है दर्ज जेल मतलब नीचे जो इक्तिबास दिया गया है ये होता है। अब इसमें दिया गया है दर्ज बाला मतलब वो इक्तिबास जो कि ऊपर दिया गया है, बाला मतलब ऊपर, तो जो बाला दिया गया है दर्ज बाला जो ऊपर इक्तिबास दिया गया है उसमें खत कशीदा मतलब क्या होगा इसके अंदर, खत कशीदा मतलब होता है अंडरलाइन वर्ड या हाईलाइटेड वर्ड जो दिया गया है। तो इसके अंदर एक शब, तारीकी और खौफनाक इस पर अंडरलाइन करके दी गई है, तो इसका आपको मायना बताना है। ठीक है, तो अब आपको इसमें मायना बताना है कि शब, तारीकी, खौफनाक और यकायक, इन चारों का मतलब क्या है। तो जब भी अब एग्ज़ाम में आए तो ध्यान रखना है, ख़त कशीदा मतलब होता है अंडरलाइन किया हुआ वर्ड, उसका आपको मीनिंग बताना है। और दर्ज बाला, दर्ज झेल में कंफ्यूज नहीं होना। दर्ज झेल मतलब नीचे दिया गया इक्तिबास, दर्ज बाला इक्तिबास मतलब जो ऊपर दिया गया इक्तिबास है। तो इसमें 3 दिए गए हैं। एक तो शब मतलब होती है रात, इसका मतलब हो जाएगा। तारीकी मतलब होता है अंधेरा। फिर यकायक का होता है अचानक, तो आप इसको अपने पास लिख सकते हैं। फिर खौफनाक मतलब डरावना। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं क्या दिया है 15 में, क्योंकि इसका भी हमें आंसर इसी में से मिलेगा। पैराग्राफ में से दर्ज बाला इक्तिबास में आए इसम छाट कर लिखिए। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लीजिए पूरा। फिर ये दर्ज बाला इक्तिबास में आए इसम छाट कर लिखने, तो हम इसके बाद फिर इसम लिख लेंगे। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ।
तो अब इसमें दिया है इस्म। इस्म क्या होता है मैंने बताया था, इस्म किसी भी इंसान, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। और या हर वो चीज़ जिसका कि आप नाम रख सकते हो इस्म कहलाता है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि इसमें या किसी चीज़ का नाम है, तो मैं इस पर अंडरलाइन कर दूँगी। आपको छाट कर लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस जवाब लिखना और जो भी इसम आए हैं उसके अंदर वो लिख देंगे। तो इसके अंदर इसम क्या हो जाएगा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी, देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में अपना रास्ता, रास्ता मतलब सड़क का नाम या सड़क, या वो जिस जगह से जिससे अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते जिस पर चल गए तो हमारा रास्ता हो सकता है ना। तो ये रास्ता हो जाएगा, रास्ता हमारा इसम हो गया। इसके बाद एक घूम कर बैठा था यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी, किसी भी चीज़, इंसान, जानवर, जगह के नाम को हम इसमें कहते हैं, तो रोशनी में हमारा इसम हो सकता है। मैं उसकी जानिब बढ़ा, उस खौफनाक तारीकी में परसपुर से, परसपुर किसी जगह का नाम है तो परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले, भोला लड़के का नाम, को पत्ती, पत्ती चीज़ का नाम हो जाएगा। पकड़े हुए कांटों, कांटों में भी चीज़ का नाम हो जाएगा। उलझे हुए देख कर मैं शहीद रह गया। तो इसमें ये इतने ही इसमें जहाँ तक मुझे दिख रहे हैं, तो ये हमारे इसमें हो गया सवाल नंबर 14 और 15। अब इसके बाद है 16। इसमें दर्जन नज़र असनाफ में से किसी एक शर्त पर तारफ़ी नोट लिखना है। मतलब आपको एक तरह से तारीफ़, बुक में आपने देखा होगा तारीफ़ लिखी रहती है अफसाने की। अफसाना अगर स्टार्ट हो रहा है अफसाने के चैप्टर, तो उससे पहले अफसाने की डेफिनेशन दी गई है, और ज़माने तो मालूम ही है, ड्रामे की भी दी गई हैं। तो अफसाना आपको बुक में मिल जाएगा, अफसाना क्या होता है। और मैंने ये 10th क्लास की जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए थे, जो चैप्टर्स करवाए थे, उसके अंदर भी आपको अफसाने की डेफिनेशन मिल जाएगी। और मैं लिंक जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ईज़िली लर्न कर लीजिएगा। आपको कहीं भी कोई सी बुक खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे सॉल्यूशंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इवन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सेंड करूँगी, जिसके अंदर से 60 to 70% उसमें से फिर आता ही आता है इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं वो आपको क्वेश्चन भी बता दूँगी। तो अब हम इसके बाद 17 जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 17 दिया गया है, दर्ज झैल दरसी इक्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात के जवाब देना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है झैल, मतलब दर्ज झैल दरस इक्तिबास, नीचे दिए गए जो इक्तिबास हैं, तो आपको इसमें से पढ़ना है और इसके आंसर लिखना है। इसमें क्या लिखा है, इस तरह छोटे छोटे अफसानों का ये छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाफते उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। इस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया। ठीक है, ये पैराग्राफ है। अब इसके सवालात मतलब ये रहे, दर्ज इक्तिबास के सबक और मुसन्निफ का नाम लिखिए। आपको अब ये जो इक्तिबास दिया गया है इसका नाम लिखना है। जब भी मैं बता रही होती हूँ, मैंने हमेशा इससे पहले भी बताया है कि जब आप याद करो एग्ज़ाम से पहले, आप इंडेक्स देखिएगा अपनी बुक का, इंडेक्स में चैप्टर के नाम और उसके सामने वो चैप्टर किसने लिखा है वो लिखा रहता है। तो आप लोग भी, इससे पहले वाले स्टूडेंट्स थे मैंने उनसे भी कहा था, तो आप लोग भी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और 10th में 12th में हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये एक चीज़ और ज़रूर करिएगा कि इंडेक्स देखिएगा अपनी बुक का, जो चैप्टर है उसके नाम वो किसने लिखा है, उसके मुसन्निफ, उसके शायर कौन है, वो भी उसके साइड में लिखा रहता है। तो आप वो ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर है और किसने लिखा है। ये हमेशा पेपर में जोड़ी मिलाओ में आ जाता है कि चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर किसने लिखा है करके जोड़ी मिलाओ में क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये अभी इसमें ही पूछ लिया गया है। तो अगर आपको याद होगा तो ये, तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था ये उस बुक में से, उस चैप्टर में से दिया गया। जो भीख चैप्टर था ये उसमें से दिया गया है। और अगर आपको मालूम होगा कि वो उसके मुसन्निफ कौन है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे तो इसके जो मुसन्निफ है वो हयातुल्लाह अंसारी हैं। तो दर्ज इक्तिबास के सबक और मुसन्निफ का नाम लिखिए। तो दर्ज इक्तिबास का सबक क्या है, सबक का नाम तो भीख है,
और इसका जो मुसन्निफ़ है वो है हयातुल्लाह अंसारी। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर है दर्ज बाला इक्तिबास की सलीस उर्दू लिखी है। मतलब सलीस उर्दू, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये सलीस उर्दू क्या चीज़ आ गई, कुछ नहीं है बेटा। जैसे कि इंग्लिश में आता है ना, पैराग्राफ दे देते हैं कि इसको अपने समरी लिखिए, इसकी समरी क्या है, तो ये वही है। इसमें आपको क्या चीज़, इसको आपको बस अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि जो आपने पढ़ा इसके अंदर आपको क्या समझ में आया, आप उसको बस अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, ईजीली करके अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो ये हमारा इसका हो जाएगा कि इस तरह छोटे छोटे अफसानों का ये छोटा इंसानों का, इस तरह छोटे छोटे इंसानों का ये छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाफते उम्मीद और तमन्ना के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गए। इस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया। तो आपको इसके अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि फिर क्या हुआ था। आपको चैप्टर तो स्टोरी तो मैंने पूरी बता ही दी थी, किस तरह से सब बच्चे छोटे जो उसके भाई बहन थे, सब छोटे बड़े सब बच्चे मिलकर, उसके भाई बहन मिलकर ये लोग थके हारे और खौफ के साथ कि अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे, और एक दूसरे को डांटते हुए, जो बड़ी बहन थी छोटे भाई को डांट रही थी कि वो रो रहा था भूख से, तो उसको डांट डपट के साथ ये और उन लोगों ने वो रास्ता पार कर लिया और 50 फीट ऊपर चढ़ गए। और जब वो वहाँ पे गए तो उनको एक चश्मे के पास एक किसको, रामू को एक चश्मे के पास वहाँ पे एक दागी सेब मिला जो वहाँ कोने में पड़ा हुआ था। इस तरह से करके अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। फिर सवाल नंबर 18, दर्ज झैल में से किसी एक शेरी संत पर मुख्तसर तारीफी नोट लिखिए। यानी कि किसी एक, मतलब गज़ल या रुबाई, इन दोनों में से किसी एक पर आपको नोट लिखना है, या ये कह लो कि पूरा पैराग्राफ कि गज़ल क्या होती है और या फिर रुबाई क्या होती है। तो इसका भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जो मैंने बाकायदा प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट को, उसके अंदर सब मिल जाएगा, 10th क्लास का, 12th का, पिछले साल के इम्पोर्टेंट्स, इस साल के भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी, तो आपको सब वहाँ मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 19, दर्ज झैल बंद में से किसी एक बंद की तशरीह मैं हवाले की कीजिए। तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं बंद, आपको किसी एक बंद पर तशरीह लिखना है। निशानात सितम थर्रा रहे हैं, हुकूमत के इल्म थर्रा रहे हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, क्योंकि इसका भी मैंने पूरा जो चैप्टर था इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। सवाल नंबर जितने भी जिसका मैंने कहा है ना, मैं सवाल नंबर और उसका जो वीडियो का लिंक होगा वो मैं शेयर कर दूँगी, तो आप बस इजीली जल्दी देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आप समझ में आ रहा होगा, और जो भी डाउट है आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 20, दर्ज झैल में से किसी एक मुसन्निफ़ की सामान्य हयात लिखनी है। देखिए राजेंद्र सिंह बैदी या सर सैयद अहमद खां, तो इसका भी मैं सेंड कर ही चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आपके पास नहीं हो तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह पोस्ट के थ्रू उस सामान्यात को फ़ोटो में पोस्ट पे डाल दूँगी, तो आपको उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं पोस्ट कर दूँगी मेरे चैनल पर, आप इजीली उस पर से देख के लिख लीजिएगा। फिर सवाल नंबर 21, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को टीसी निकलवाने की दरख्वास्त लिखिए। तो ये भी आपको इजीली मिल जाएगी, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी पोस्ट के थ्रू एक पेज मतलब करके पोस्ट कर दूँगी, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। या फिर अपनी किसी दोस्त सहेली को बहन की शादी में शिरकत करने के लिए ख़त लिखना है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 22, मंदरजा झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान मतलब होता है टॉपिक पर मुख्तसर नोट लिखिए। यानी कि ए से मुख्तसर नोट होता है, मतलब ए से लिखिए, मजमून लिखिए, कौमी रहनुमा, तारीख़ी इमारत, साइंस और माहौल की आलूदगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे ऐसे की वीडियो मैं सेंड कर चुकी हूँ, आपको ये सारे ऐसे मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो जो भी आपको ऐसे ईजी लगे, मैं इसका भी
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो आपको जो भी इजी जो भी ए से ईजी लगे वो आप लर्न कर लीजिएगा, या अगर लर्न हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर सवाल नंबर 23 है। तो अभी सवाल नंबर 23 दर्ज से इबारत को गौर से पढ़कर नीचे लिखे सवाल के जवाब लिखना। तो मैं पढ़ देती हूँ। एक ज़बान के इल्म व अदब को दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करने के अमल को तर्जुमा कहते हैं। तर्जुमा इस लिहाज से एक फ़न की हैसियत रखता है कि इस अमल में मुतरजम को पहली ज़बान के मवाद के मायने मफ़हूम के साथ दूसरी ज़बान के पिराए के नज़ाकतों का लिहाज भी रखना पड़ता है। तर्जुमा में सिर्फ 2 ज़बानों से वाक़िफ़ियत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि दोनों ज़बानों के माशरती और तहज़ीबी ख़ुसूसियात, अल्फाज व क़वाइद के असूलों, क़वाइद मतलब ग्रामर के असूलों और ज़बान के सही मफ़हूम का मलहूज़ रखना भी लाजिम होता है। मग़रिब में तर्जुमा की मुनज़्ज़म कोशिश बाइबल के तराजुम से शुरू हुई। तो सवाल नंबर 1 है, तर्जुमा किसे कहते हैं? तो ये इसका आंसर हो गया पहले का। सेकंड, तर्जुमा किस लिहाज से फ़न की हैसियत रखता है? तो यहीं से सेकंड हो जाएगा। तर्जुमा इस लिहाज से एक फ़न की हैसियत रखता है कि इस अमल में मुतरजम को पहली ज़ुबान के मवाद के मायने मफ़हूम के साथ दूसरी ज़ुबान के पेराए की नज़ाकतों का लिहाज भी रखना पड़ता है। थर्ड है, मग़रिब में तर्जुमे की मुनज़्ज़म कोशिश किसके तराजुम से की गई है? तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ है, दर्ज बाला। बाला मतलब जो ऊपर पैराग्राफ दिए गए हैं उसका मुनासिब उन्वान लिखिए। तो आपको क्या लगता है कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है और इसका नाम, इस पैराग्राफ का आप क्या नाम रख सकते हो? क्या टॉपिक का नाम दे दें तो क्या हो सकता है? तो इसका मैं जहाँ तक मुझे लगता है ये फ़न तर्जुमा हो सकता है। फ़न तर्जुमा जहाँ तक मुझे लगता है ये टॉपिक इस पैराग्राफ के लिए सही होगा, तो फ़न तर्जुमा। तो ये हो गया हमारा क्लास 10 का जो पेपर था कंप्लीट सॉल्व। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।